11 सितंबर 1976 डॉक्टर हर्बर्ट हॉपकिंस अपने घर में अकेले बैठकर लेटेस्ट यूएफओ केस फाइल्स की इन्वेस्टिगेशंस कर रहे थे। अचानक से उनका फोन बजता है। दूसरी तरफ शांत आवाज में एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। वो डॉक्टर हॉपकिंस को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि वो न्यू जर्सी के यूएफओ ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहा है और सबसे पहला सवाल वो ये पूछता है कि क्या वो अपने घर में अकेले हैं। डॉक्टर हॉपकिंस हाँ में जवाब देते हैं। तब वो आदमी डॉक्टर हॉपकिंस को बताता है कि उसने भी एक यूएफओ देखा है और उसकी इन्फॉर्मेशन वो उन्हें देना चाहता है। ये सुनकर हॉपकिंस एक्साइटेड हो जाते हैं और तुरंत उसे अपने घर आने को कहते हैं। फोन रखकर उन्हें बस कुछ ही सेकंड्स हुए थे कि अचानक उनके घर की घंटी बजती है। डॉक्टर हॉपकिंस जाकर दरवाजा खोलते हैं और सामने खड़े आदमी को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो आदमी बेहद ही लंबा और पतला था। उसने एक डार्क कलर का सूट पहना हुआ था और साथ में एक बॉलर हैट भी अपने सर पर रखी हुई थी। हॉपकिंस ने देखा कि उस आदमी के सर पर एक भी बाल नहीं थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उस आदमी के ना तो आईब्रोज थे और ना ही आई लैशेस थे। उसके लिप्स बिल्कुल रेड कलर के थे। हॉपकिंस ने जब अच्छे से देखा तो एक्चुअल में उसे ये पता चला कि उस आदमी के लिप्स है ही नहीं। उसने लिपस्टिक जैसा कुछ लगा कर रखा है जिससे उसका असली मुंह छुपा रह सके। उसने बेहद ही रोबोटिक वॉइस में खुद को इंट्रोड्यूस किया और सेम वही चीज बोली कि वो न्यू जर्सी के यूएफओ ऑर्गेनाइजेशन से हैं। डॉक्टर हॉपकिंस को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। आखिर कोई फोन पे बात करने के कुछ ही सेकंड्स बाद कैसे घर आ सकता था। डॉक्टर हॉपकिंस ने उसे अंदर बुलाया और सोफे पर बैठने को कहा और खुद सामने जाकर बैठ गए। कुछ सेकंड्स तक उन दोनों ने कुछ भी नहीं बोला। वो आदमी लगातार डॉक्टर हॉपकिंस को देखे जा रहा था और डॉक्टर हॉपकिंस को ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी उसके अंदर के थॉट्स पढ़ रहा हो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह से आप मेरे साथ YouTube में कनेक्टेड हो, वैसे ही मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके फॉलो कर लेना। फिर अचानक उसने डॉक्टर हॉपकिंस से कहा कि वो अपने पॉकेट में से कॉपर का कॉइन निकालकर अपने हाथ में रख ले। अब उस आदमी को ये कैसे पता चला कि डॉक्टर के पॉकेट में कॉपर का कॉइन रखा है? डॉक्टर हॉपकिंस ने वैसा ही किया। फिर उसने डॉक्टर को उस कॉइन की तरफ ध्यान से देखने को कहा। धीरे धीरे उस कॉइन का कलर चेंज होकर सिल्वर हो गया और कुछ सेकंड्स बाद डॉक्टर हॉपकिंस के हाथ से वो पूरी तरह से गायब हो गया। ये सब कुछ हॉपकिंस की आंखों के सामने हुआ था। वो हक्का बक्का रह गए थे। तब उस आदमी ने अपनी वही इमोशनलेस आवाज में कहा, तुम्हें तुरंत अपने यूएफओ केसेस की सारी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय करनी होगी, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इस कॉइन का हुआ। इतना कहकर वो आदमी रुक गया। डॉक्टर हॉपकिंस ने देखा कि काला सूट पहना वो आदमी अचानक से बेहद थका हुआ दिख रहा था। उसकी वॉइस बहुत लो हो गई थी। वो अपने सोफा से उठा और थोड़ा सा लंगड़ाते हुए घर से बाहर जाने लगा। डॉक्टर हॉपकिंस उसके पीछे पीछे चुपचाप चलने लगे। वो आदमी घर के गेट से बाहर निकला और एक कॉर्नर से मुड़ गया। तभी अचानक एक जोर से लाइट का फ्लैश हुआ और आदमी पूरी तरह से गायब हो गया। डॉक्टर हॉपकिंस इस घटना से बेहद डिस्टर्ब हो गए थे। उन्होंने मैन इन ब्लैक की सिर्फ थियरीज पढ़ी थी। उन्हें लगा नहीं था कि एक्चुअल में मैन इन ब्लैक उनके घर पर इस तरह आ जाएंगे। उन्होंने बिना कोई टाइम वेस्ट किए यूएफओ की सारी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय कर दी। 1968 के उस वक्त यूएस गवर्नमेंट एक बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब जानना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने पब्लिकली एक सर्वे करवाया था। उन्होंने आम जनता से एक सिंपल सवाल पूछा, क्या उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट एजेंसीज के पास यूएफओ जैसी चीजों के टॉप सीक्रेट फाइल्स हैं जो आम जनता से छुपाई जा रही है? एंड शॉकिंगली ऑलमोस्ट 2/3 पॉपुलेशन ने इस स्टेटमेंट को ट्रू माना। वहीं पर यंग टीनेजर्स में तो ये नंबर और भी ज्यादा हाई यानी कि 75% था। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आज के समय में ये सवाल पूछा गया तो ये नंबर और भी ज्यादा होगा। पर क्यों? क्योंकि आज की दुनिया में किसी भी इंफॉर्मेशन पर भरोसा ना करना एक नॉर्मल सी चीज बन गई है। अब आप इंडिया पाकिस्तान के युद्ध को ही देख लीजिए, जिसमें हजारों फेक इंफॉर्मेशंस इंटरनेट पर फैली हुई थी। आजकल के लोग हर एक चीज पर सवाल उठाते हैं, लेकिन आज से 50-60 साल पहले ऐसा नहीं था। पहले के लोग गवर्नमेंट पर बहुत ही ट्रस्ट किया करते थे, लेकिन पब्लिक थिंकिंग साल 1947 में अचानक ही चेंज हो गई जब रॉसवेल इंसिडेंट हुआ था।
रॉसवेल इंसिडेंट को यूएफओ कल्चर का जन्म स्थल कहा जाता है और इसी मोमेंट के बाद से पब्लिक में गवर्नमेंट के प्रति डिसट्रस्ट आना शुरू हुआ। लेकिन आखिर रॉसवेल में ऐसा क्या हुआ था? ये पूरी कहानी शुरू होती है विलियम मैक ब्राजेल से, जो रॉसवेल में रहने वाले एक मामूली से इंसान थे। एक दिन उसे अपने घर के पास एक अजीब सा मलबा मिलता है। वो मटेरियल उसने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा था। मेटल के स्ट्रिप्स, एल्यूमिनियम फॉइल के पीसेस, रबर के कुछ पार्ट्स और ऐसे लकड़ियां जो ना तो जल रही थी और ना ही टूट रही थी। उसने तुरंत ही लोकल शेरिफ को इसकी इन्फॉर्मेशन दी, जिन्होंने फिर ये इन्फॉर्मेशन रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड को दी। जल्द ही इस साइट पर मिलिट्री वाले आ गए और उस पूरे एरिया को सील कर दिया गया। उन्होंने बड़े ध्यान से वहां पड़े मलबे को अपने साथ लोड करके ले गए। इसके बाद 8 जुलाई 1947 में यूएस आर्मी ने एक सेंसेशनल प्रेस रिलीज करवाया। उन्होंने कहा कि जो मलबा उन्हें मिला है ना, वो द फ्लाइंग डिस्क यानी कि यूएफओ का था और किस्मत से उनके आर्मी ऑफिशियल्स ने उस मलबे को अपने कब्जे में ले लिया है। पूरी दुनिया में ये खबर आग की तरह फैल गई। सब कहने लगे कि यूएस वालों ने, यूएस एयरफोर्स ने एलियंस को पकड़ा है। लेकिन फिर अचानक यूएस गवर्नमेंट की तरफ से शांति छा गई। फिर अचानक उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाया और 24 घंटे के अंदर ही अपनी ही बात से मुकर गए। उनका कहना था कि जिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का मलबा उन्हें मिला था ना, वो एक्चुअल में उनका ही वेदर बलून एक्सपेरिमेंट था जो क्रैश हो गया था। उन्होंने उन मलबों के पीसेस को भी दिखाया जो रबर और लकड़ी से ज्यादा और कुछ भी नहीं दिख रहे थे। अब कुछ महीनों तक ये खबर सनसनी बनी रही, लेकिन फिर न्यूज और मीडिया वालों ने मूव ऑन कर लिया और दूसरी खबरों पर रिपोर्टिंग करनी शुरू कर दी। दुनिया के ज्यादातर लोग इस वाकया को भूल गए, लेकिन कुछ गिने चुने लोग थे जो अभी भी इस घटना को यूएस गवर्नमेंट की बहुत बड़ी साजिश मान रहे थे। साल 1990s में यूएस एयरफोर्स ने 2 डिटेल्ड रिपोर्ट्स जारी किए ताकि एक ही बार में सारी कंट्रोवर्सीज पर फुल स्टॉप लग सके। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो मलबा साल 1947 में कलेक्ट किया गया था, वो प्रोजेक्ट मॉड्यूल का था, एक टॉप सीक्रेट प्रोग्राम जो सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर टेस्ट एरियाज को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। ये एक हाई अल्टीट्यूड बलून को सेंसिटिव माइक्रोफोन से इक्विप करके उन न्यूक्लियर टेस्ट की जानकारी निकालना चाहते थे। एलियन बॉडीज जो कि कहा जा रहा था कि यूएस गवर्नमेंट ने रिकवर की है, वो एक्चुअल में डमीज थे जिन्हें यूएस बलून में एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए रखा गया था। लेकिन बहुत से एक्सपर्ट्स ने इस पे बिलीव नहीं किया। उनका सवाल था कि आखिर ये एक्सप्लेनेशन 50 साल बाद क्यों दिया जा रहा है। और तो और जिन मटेरियल्स और एक्सपीरियंसेस को उस वक्त के लोगों ने डिस्क्राइब किया था, वो केवल एक मामूली एयर बलून का हो ही नहीं सकता। साल 1947 में हुए उस इंसिडेंट के बाद से ही लोगों को बिलीव होने लगा कि गवर्नमेंट उनसे कुछ छुपा रही है और इस बात का ठोस सबूत बन गया द मैन इन ब्लैक। साल 1950s के समय में ये अजीब सी कहानियां सर्कुलेट होना शुरू हुई। जिन विटनेसेस ने हवा में यूएफओ देखने की बात कही थी, उनके घर में मिस्टीरियस आदमी काला सूट और हैट पहनकर एक ब्लैक कार में आया करते थे। वे लोग धमकी देकर उन्हें कहते थे कि कुछ भी हो जाए, यूएफओ के इंसिडेंट्स बाहर लीक नहीं करने चाहिए और जो कुछ उन्होंने देखा है उसे भूल जाए। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंट्स हैं जो एलियन एक्टिविटीज को आम जनता से छुपाने का काम करते हैं। लेकिन ओवर द टाइम दूसरी थियरीज इवॉल्व होनी शुरू हो गई। कुछ लोग कहने लगे कि ये मैन इन ब्लैक इंसान है ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है जिन्होंने ह्यूमन फॉर्म ले रखा है। साल 1952 में एल्बर्ट के बेंडर, जो कि यूएस एयरफोर्स मेंबर रह चुके थे और अब एमेच्योर यूएफओलॉजिस्ट बन चुके हैं, उन्होंने यूएफओ साइटिंग्स की इस मिस्ट्री को उजागर करने का फैसला ले लिया। उन्होंने इंटरनेशनल फ्लाइंग सॉसर्स ब्यूरो ऑर्गेनाइजेशंस तक को स्टैब्लिश किया जो कि सिर्फ और सिर्फ रियल यूएफओ साइटिंग्स की रिपोर्ट करते थे, वो भी पूरी दुनिया भर में। इस ब्यूरो ने तुरंत अटेंशन पकड़ लिया। वे लोग हर वीक नया न्यूज़लेटर पब्लिश करते थे और अपने रियल यूएफओ इंसिडेंट्स को शेयर करते थे। देखते ही देखते इस ग्रुप में 2000 से ज्यादा लोग शामिल हो गए। आप सोच कर देखिए कि उस जमाने में इंटरनेट जैसा कुछ भी नहीं हुआ करता था। वो ग्रुप ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहा था। लेकिन साल 1953 में अचानक ही कुछ हो गया। बेंडर ने बिना कोई वार्निंग या एक्सप्लेनेशन दिए अपना ऑर्गेनाइजेशन बंद कर दिया। अपने फाइनल न्यूज लेटर में उन्होंने एक मैसेज छापा, जो भी लोग यूएफओस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो बच कर रहे हैं। अब जो लोग एल्बर्ट बेंडर के क्लोज थे, उनका कहना था कि उनके बिहेवियर में अचानक ही एक चेंज आ गया था। वो यूएफओ के नाम से नर्वस हो जाया करते थे और डरे डरे से रहने लगे थे। अपना ऑर्गेनाइजेशन बंद करने के कई हफ्तों तक वो बीमार रहे और खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। उनसे जब भी कुछ पूछा जाता था तो वो साइलेंस में जवाब देते थे। फाइनली 10 साल बाद यानी कि साल 1962 में
एल्बर्ट ने पूरी दुनिया को सच बताया। उन्होंने बताया कि 3 मिस्टीरियस मैन इन ब्लैक उनके घर पर आए थे और उन्हें वार्न करके गए कि अगर वो अपनी इस यूएफओ ऑर्गेनाइजेशन को बंद नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। पिछले 50 या 60 साल में मैन इन ब्लैक की ऐसी काउंटलेस स्टोरीज आई है जो आज आपको इंटरनेट पर पढ़ने को मिल जाएंगी, लेकिन इन स्टोरीज को मोस्ट ऑफ द टाइम एज ए फिक्शन या झूठी घटना की तरह देखा जाता है। मैन इन ब्लैक का एग्जिस्टेंस प्रूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। नॉर्मल पब्लिक सिर्फ एक आदमी के कह देने से वो एग्जिस्ट करते हैं बिलीव नहीं करते। दुनिया को ठोस सबूत चाहिए और 2012 में शायद वो सबूत सबके सामने आया था। इंटरनेट के इस एज में एक बहुत ही वायरल वीडियो पूरी दुनिया में फैलने लगी। ये साल 2008 का वीडियो था जो एक सीसीटीवी फुटेज से लिया गया था। बताया जाता है कि ये वीडियो लोकेशन नायग्रा फॉल्स कनाडा के पास मौजूद एक होटल की लॉबी का है। इस वीडियो के रिकॉर्ड होने से सिर्फ 2 सप्ताह पहले होटल के एक एम्प्लॉय ने नायग्रा रिवर के पास एक यूएफओ को देखा था और आकर अपने कलीग्स को बताया था। इसके बाद ही ये 2 मैन इन ब्लैक वहां पर आए थे। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि वो दोनों साथ में होटल के अंदर एंटर कर रहे थे और उन दोनों ने बिल्कुल सेम ब्लैक आउटफिट पहना हुआ था। वो दोनों पतले और लंबे थे और कई तरीकों से बिल्कुल सेम दिख रहे थे। उन दोनों के सर पर बाल नहीं थे और वो एक इमोशनलेस रोबोटिक वॉइस में बात कर रहे थे। कुछ याद आया? सालों पहले डॉक्टर हॉपकिंस ने भी ऐसे ही किसी आदमी का वाकया बताया था जो काले सूट में उनके घर पर आया था। उन दोनों आदमियों ने होटल के अंदर जाकर उस आदमी के बारे में पता लगाने की कोशिश की जिसने वो यूएफओ देखा था। इसके साथ ही उन्होंने यूएफओ से रिलेटेड दूसरे सवाल भी होटल के एम्प्लॉइज से पूछा। लकीली उस दिन वो आदमी नहीं आया था। तब उन्होंने सारे इन्फॉर्मेशन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया और तुरंत वहां से निकल गए। इसके बाद वो कभी वहां पर दिखाई नहीं दिए। इस तरह के सेम रिपोर्ट्स पिछले 60 से 70 सालों में कई बार आ चुके हैं। अब देखो, शायद हो सकता है कि मैन इन ब्लैक ह्यूमंस हो ही ना। इनफैक्ट जितने भी विटनेसेस उनसे मिलते हैं उन सबका एक ही चीज कहना होता है कि वे इंसान नहीं लग रहे थे। क्या वो ह्यूमन और एलियंस का कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? साल 2008 की वो फुटेज बेहद स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन शक करने वालों का कहना था कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा मार्केटिंग स्टंट है। दरअसल उस वक्त में मैन इन ब्लैक की 3rd मूवी रिलीज होने वाली थी, इसलिए ये खेल खेला गया था। लेकिन मैन इन ब्लैक मूवी बनाने वालों ने इस फुटेज की जिम्मेदारी आज तक नहीं ली। शक करने वालों का कहना है कि यूएफओ का फोकलोर नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा फेमस है और 1950s में ये फेम और ज्यादा पीक पर पहुंच गया था। उनका ये भी कहना है कि मैन इन ब्लैक का लेजेंड साल 1950s में एल्बर्ट बेंडर ने शुरू किया था और इसके बाद हुई घटनाएं एक बनी बनाई कहानियों से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। मैन इन ब्लैक के होने की कहानियां सिर्फ अमेरिका से नहीं बल्कि यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के दूसरे जगहों से भी निकल कर आई है। इनफैक्ट सच तो यह है कि साल 1950 से 100-200 साल पहले से इन मैन इन ब्लैक की कहानियां फेमस है। कहा जाता था कि मिडिल एजेस में खतरनाक आदमी काला कपड़ा और टोपी पहने कंट्री में घुमा करते थे। उनके पास अजीब सी शक्तियां थी और उनका बिहेवियर बेहद ही अननेचुरल होता था। उस वक्त के लोग तो कहते थे कि ये खुद डेविल के रूप है। कुछ लोग उन्हें डेमोनिक एंटिटीज कहा करते थे। शैडो पीपल, मैन इन द हैट, ब्लैक आइड चिल्ड्रन, उन्हें कई नामों से बुलाया गया है। अब जितने भी यूएफओ एंथुसियास्ट्स हैं वो एक चीज पर जरूर एग्री करते हैं कि मैन इन ब्लैक डेफिनेटली ह्यूमंस नहीं है। वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स हैं जिन्होंने दुनिया भर के गवर्नमेंट्स को इनफिल्ट्रेट किया है। उनका असली पर्पस क्या है ये कोई नहीं जानता। वैसे दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, क्या मैन इन ब्लैक वाकई में एग्जिस्ट करते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।